वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2017 में आई मूवी अमेरिकन असैसिन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि स्पाई थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में हैं डायलन ओब्रायन और माइकल कीटन। मूवी की शुरुआत में हमें स्पेन का बीच दिखाया जाता है, जहां काफी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के बीच हमें एक ब्यूटीफुल कपल दिखाया जाता है, जिनमें लड़के का नाम मिच रैप है और लड़की का नाम कैटरीना हार्पर है। और ये लोग अपनी वैकेशन को काफी एंजॉय कर रहे हैं। अब इनके रिलेशनशिप को काफी टाइम हो गया है और ऐसे मौके पे मिच कैटरीना को एक रिंग नेकलेस पेंडेंट की तरह देकर प्रपोज करता है और कैटरीना भी बड़ी खुशी से मिच के शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और मिच अपने इन हैप्पी मोमेंट्स को रिकॉर्ड भी कर रहा है। इसके बाद मिच इस मौके को और बेहतर बनाने के लिए अपने लिए और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ड्रिंक्स लेने चले जाता है, पर अचानक से मिच की सारी हैप्पीनेस एक नाइटमेयर में बदल जाती है जब कुछ टेररिस्ट यहाँ आकर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। मिच को भी एक गोली लग जाती है, पर उसे खुद से ज्यादा कैटरीना की फिक्र है। वो उसे ढूंढने लगता है, मगर टेररिस्ट कैटरीना को उसी के आंखों के सामने गोली मार देते हैं और फिर ये टेररिस्ट मिच को भी शूट करके यहाँ से निकल जाता है और कैटरीना मिच के आंखों के ही सामने दम तोड़ देती है। इसके बाद हमें 18 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और मिच रैप अभी भी जिंदा है और कैटरीना की मौत की रिवेंज लेने की स्ट्रॉन्ग डिजायर ने उसे जिंदा रखा है। और तो और मिच ने मार्शल आर्ट और शूटिंग की प्रैक्टिस भी चालू कर दी है और वो अपने आगे की जंग के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और साथ में ही मिच टेररिस्ट एक्टिविटीज पर भी नजर रख रहा है और इसी सब में मिच कैटरीना की डेथ के रिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट ग्रुप को ढूंढ निकालता है और फिर उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करता है। मिच अदनान नाम के आदमी से कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो जाता है, जो कि उसी टेररिस्ट ग्रुप का लीडर है। मिच उससे चैटिंग करते वक्त यूएस के खिलाफ अपनी नफरत शो करता है, पर मिच को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सीआईए उसके हर मूव्स और हर एक्टिविटी पे नजर रख रही है, स्पेशली तब से जब से मिच अदनान के कांटेक्ट में आया है। और इसकी वजह ये भी है कि सीआईए स्पेशली इस ग्रुप को टारगेट कर रही थी, तो इस वजह से मिच उनकी नजर में आ गया। इसके बाद मिच अदनान को फिर से कांटेक्ट करता है और कहता है कि वो उसके ग्रुप में शामिल होकर कुछ बड़ा करना चाहता है, पर अदनान इससे पहले श्योर करना चाहता है कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। अदनान मिच से काफी सारे सवाल जवाब करता है, पर मिच ने पिछले 18 महीने में काफी प्रिपरेशन की हुई है, तो वो बड़े आसानी से सही जवाब दे देता है। तो कन्विंस्ड होकर अदनान मिच से पर्सनली मिलने को एग्री हो जाता है। अदनान के इनविटेशन मिलने के बाद मिच लीबिया पहुंच जाता है, मगर ये ग्रुप वाले अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं है। इन्हें मिच पे अभी भी डाउट है और काफी चेकिंग के बाद मिच को एक चेयर से बांध दिया जाता है। जब अदनान मिच के सामने आता है तो उसे देखकर मिच का खून खौल उठता है। हालांकि अदनान के एक सवाल का जवाब मिच ने गलत दिया है, तो इससे कहीं प्रॉब्लम न हो जाए, तो मिच उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और यूएस के खिलाफ अपनी हेट्रेड और अदनान के लिए सर्व करने की अपनी दिली इच्छा शो करता है। मगर मिच खुद को फ्री कराकर अदनान को मारने की सोच रहा है, पर तभी यहाँ पे यूएस स्पेशल फोर्सेस धावा बोल देती है और यहाँ मौजूद सभी टेररिस्ट को मार दिया जाता है, इंक्लूडिंग अदनान को भी। और ये देखकर मिच काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि वो अदनान को अपने हाथों से नहीं मार पाया। तो मिच अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अदनान की डेड बॉडी पर चाकू से कई बार वार करता है और फिर यूएस स्पेशल फोर्स के जवान मिच को रोककर यहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। असल में सीआईए काफी समय से मिच पर नजर रख रही थी, तो मिच के ही थ्रू उन्हें इस लोकेशन का पता लग गया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें सीआईए की एक फैसिलिटी दिखाई जाती है, जहां मिच रैप से एक डॉक्टर पूछताछ कर रहा है, क्योंकि सीआईए का मानना है कि मिच बिना प्रिपरेशन के टेररिस्ट के अड्डे में घुस गया और उसके एक्शन काफी एक्सट्रीम लेवल के थे और वो मरते मरते बचा है। पर मिच को इन बातों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि वो टेररिस्ट लोग मरना डिजर्व करते थे और ये मेरा रिवेंज था, और वैसे भी मैं काफी समय से इसके लिए प्लानिंग कर रहा था। इस बार सीआईए की डिप्टी डायरेक्टर इरीन कैनेडी मिच से आकर मिलती है और कहती है कि अगर हमारी फोर्स टाइम पे नहीं पहुंचती तो वो टेररिस्ट तुम्हें मार चुके होते। इरीन बोलती है कि वैसे तुम अदनान को मार के उस सेल को खत्म करना चाहते थे ना, मगर तुम्हें तो इस सब से उठकर कुछ बड़ा सोचना चाहिए। इरीन बताती है कि हमारे सुपीरियर्स तुम्हें तुम्हारे एक्शन की वजह से पनिशमेंट भी दे सकते हैं, मगर तुम अगर गवर्नमेंट के लिए काम करो तो तुम्हें ट्रेन किया जाएगा और फिर तुम बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप को खत्म कर सकते हो। मगर मिच अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है कि उसने अपने दम पे उस टेररिस्ट के हेडक्वार्टर को लोकेट किया था और ये कोई अचीवमेंट से कम नहीं है। ये काम आज तक कोई भी सीआईए एजेंट नहीं कर पाया। पर इरीन मिच में अपना भरोसा जताती है और कहती है कि इसी वजह से तो हमें तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद सीआईए वाले डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक डीकमीशन रशियन न्यूक्लियर फैसिलिटी से प्लूटोनियम चोरी हो गया है और जिसका भी ये काम है उसे बस एक न्यूक्लियर ट्रिगर और एक फिजिसिस्ट की जरूरत है बॉम्ब को रेडी करने के लिए। इरीन डायरेक्टर को मिच के बारे में बताती है
कि ये आदमी काफी काम का है, ये मार्शल आर्ट और गन स्किल्स में बेस्ट है और इसी की वजह से अदनान के ग्रुप का खात्मा हो पाया है। डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, स्टेन हर्ले से मिलो, वो ओराइन नाम की एक सीक्रेट यूनिट रन करता है, मिच को वहाँ पर भेज दो। इसके बाद इरिन मिच को लेकर स्टेन हर्ले के पास जाती है। रास्ते में इरिन मिच को बताती है कि स्टेन एक वॉरियर है, वो यूएस नेवी सील में सर्व कर चुका है और तो और वो एक कोल्ड वॉर वेटरन है। इरिन मिच को स्टेन के हवाले करके यहाँ से निकल जाती है और गाइस, स्टेन हर्ले एक टफ गाय है, उसे मिच के रीसेंट एक्शन के बारे में पता है और ये भी कि वो एक खतरनाक टेररिस्ट बेस में अकेला ही घुस गया था। तो स्टेन काफी इम्प्रेस्ड है, मगर फिर भी वो मिच को रिमाइंड करता है कि तुम्हारी ये अचीवमेंट ये गारंटी नहीं देती कि तुम्हें हमारी टीम में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो मिच बड़े कॉन्फिडेंस में स्टेन को चैलेंज करता है कि आप खुद ही जज करिए कि मैं आपकी टीम में ज्वाइन करना डिजर्व करता हूँ या नहीं। इसके बाद स्टेन अपनी टीम को ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा करता है और इन्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता है कि ब्लैक ऑपरेशन में करेक्ट फाइटिंग स्टाइल क्या होता है। इसके बाद स्टेन मिच को विक्टर नाम के एक आदमी से फाइट करने के लिए कहता है, मगर मिच बड़ी आसानी से विक्टर को हरा देता है। स्टेन अपनी ट्रेनिंग के दौरान रिक्रूट्स को न सिर्फ अलर्टनेस और विजिलेंस सिखा रहा है, बल्कि मिशन के दौरान इमोशंस पे काबू रखना भी सिखा रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें लंदन में ईरानियन एम्बेसी दिखाई जाती है, जहां सीआईए डायरेक्टर और इरिन आए हुए हैं ताकि रशियन न्यूक्लियर फैसिलिटी से चोरी हुए प्लूटोनियम और उससे फ्यूचर में होने वाले खतरे के बारे में डिस्कस कर सकें। सीआईए डायरेक्टर बोलता है कि 15 किलो प्लूटोनियम चोरी हुआ है, जिससे कि फुल स्केल न्यूक्लियर वेपन तैयार किया जा सकता है, पर यह काम किसी कंट्री के सपोर्ट के बिना किया नहीं जा सकता। शायद डायरेक्टर को ईरानियंस पे शक है, पर ईरानियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कहता है कि हम भी इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और वैसे भी न्यूक्लियर वेपन ईरान के लिए ऑफ द टेबल है और तो और ईरान की आर्म्स ट्रीटी भी हो रखी है। तो डायरेक्टर कहता है कि इसी ट्रीटी की वजह से आपके देश के कुछ लोग खुश नहीं हैं। हो सकता है कि आपके ही कुछ लोग इस प्लान को सपोर्ट कर रहे हो। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बहरूस एश्योर करता है कि अगर ऐसा है तो हम पता लगा लेंगे, पर मिनिस्टर की बातों से लगता है कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ वॉर पॉलिसी की वजह से वो अमेरिका से नफरत करता है और सीआईए डायरेक्टर को भी इस बात का अंदाजा है और वो इस वजह से काफी वरिड है। डायरेक्टर इरिन से ओराइन यूनिट का स्टेटस पूछता है तो इरिन बताती है कि वो स्टेन से बात करेगी। इसके बाद हमें स्टेन का बेस दिखाया जाता है, जहां वो अपनी टीम को ट्रेन कर रहा है। एक वर्चुअल ट्रेनिंग के दौरान टीम को शूटिंग करने के लिए वर्चुअल टारगेट मिलते हैं और अगर कोई भी दूसरे के टारगेट को शूट करे तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक झेलना होगा। पर इस ट्रेनिंग के दौरान अदनान की इमेज देखकर मिच गुस्से से पगला जाता है और उस पर धनाधन अटैक करता है। इवन दो अदनान उसका टारगेट भी नहीं था, दूसरे रिक्रूट्स शॉक की वजह से रुक जाते हैं, पर मिच बहुत पेन के बावजूद अपने नॉन टारगेट अदनान को शूट करना जारी रखता है। हालांकि मिच को पता है कि अदनान ऑलरेडी मर चुका है, पर मिच के दिल में अदनान के लिए एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा है और ये सब देखकर स्टेन और इरिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि मिच का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। इस तरह तो मिच की वजह से मिशन में गड़बड़ हो सकती है, पर कहीं ना कहीं स्टेन और इरिन मिच से इम्प्रेस भी हैं क्योंकि उसकी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पोलैंड का एक शहर दिखाया जाता है, जहां एक वैन के अंदर हम देखते हैं कि कुछ रशियंस प्लूटोनियम न्यूक्लियर मटेरियल को बेचने के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और खरीदने वाले आदमी का नाम रॉनी है, जिसे घोस्ट भी कहा जाता है। मगर तभी कुछ पुलिस वालों को इस वैन पर शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो वैन खुलवाकर घोस्ट से क्वेश्चनिंग करते हैं, मगर इन पुलिस वालों को अभी भी घोस्ट पर डाउट है। तो वो लोग वैन को फोर्सफुली अंदर से चेक करने के लिए घुस जाते हैं, मगर घोस्ट इन्हें मार देता है, इंक्लूडिंग उन रशियंस को भी। और फिर घोस्ट प्लूटोनियम को बैग में डालकर यहाँ से भाग जाता है और भीड़ में गायब हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पोलैंड में हुए इंसिडेंट की न्यूज रिपोर्ट स्टेन हर्ले देख रहा है और ये इंसिडेंट एक्सीडेंटली किसी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था और ध्यान से देखने पर स्टेन घोस्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है और तो और स्टेन इसे पहले से जानता है क्योंकि घोस्ट यानी कि रॉनी पहले नेवी सील में और फिर ओराइन में रह चुका है, मगर अब तक सबको लगता था कि कई साल पहले वो एक मिशन के दौरान मारा जा चुका है। अब स्टेन को घोस्ट का पता चल चुका है और ये भी कि वो प्लूटोनियम के ट्रेड में शामिल है। तो स्टेन अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि घोस्ट अपने काम में बेस्ट है और वो बहुत तबाही मचा सकता है। इसके बाद स्टेन तुरंत इरिन से मिलने पहुंच जाता है और उसे सारा मैटर क्लियर कर देता है। तो ये सब जानकर इरिन भी अलर्ट हो जाती है। इरिन बताती है कि इस्तांबुल में हमदी शरीफ नाम का एक आर्म्स डीलर है जिसने 4 दिन पहले रशियन डिजाइन न्यूक्लियर ट्रिगर खरीदा है और वो शायद जल्द ही इसकी डील घोस्ट से करने वाला है। इरिन स्टेन को इस्तांबुल जाकर इस डील को रोकने और घोस्ट और हमदी शरीफ को दबोचने का टास्क देती है। इरिन बोलती है कि इस्तांबुल में तुम्हें अनीका नाम के एक एजेंट भी सपोर्ट के लिए मिलेगी।
इरीन मिच को स्टेन के साथ मिशन पर भेजना चाहती है, पर स्टेन को लगता है कि मिच अभी रेडी नहीं है, पर उसे मिच की काबिलियत का पता है और इरीन के इंसिस्ट करने पर स्टेन मिच को ले जाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद स्टेन विक्टर और मिच के साथ इस्तांबुल पहुंच जाता है और इन्हें अनीका रिसीव करती है। इसके बाद मिच और अनीका प्लान के हिसाब से हमदी शरीफ पर नजर रखते हैं और फिर मिच हमीद के आदमी कमील से जानबूझकर टकरा जाता है और प्रिटेंड करता है कि ये बाय मिस्टेक था, पर असल में मिच ने कमील का फोन चुरा लिया था और इसके थ्रू ये लोग पता लगा लेते हैं कि शरीफ और गोश्त की मीटिंग कहाँ होने वाली है। हालांकि स्टेन मिच पर नाराज है, पर मिच कहता है कि उसी ने इनिशिएटिव लिया और उसी की वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मिच कहता है कि वैसे भी कमील फोन चोरी की बात हमीद को नहीं बताएगा, वरना उसे इस लापरवाही की सजा मिलेगी। इसके बाद ये लोग घोस्ट और शरीफ की डील को रोकने और उन्हें दबोचने का प्लान बनाते हैं और मीटिंग वाली जगह पहुंचकर उनका वेट करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि शरीफ के प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री ऑफिशियल्स भी आए हुए हैं, पर स्टेन एक ऑफिशियल को कंट्रोल करके उसके थ्रू मिलिट्री वालों को गलत लोकेशन पे भेज देता है। वहीं मिच और विक्टर शरीफ के मूवमेंट को मॉनिटर करते हुए घोस्ट को ढूंढ लेते हैं, पर घोस्ट विक्टर को देख लेता है। घोस्ट को पता है कि विक्टर ओराइन से है, तो घोस्ट को अंदाजा हो जाता है कि उसके लिए फील्डिंग सेट की गई है, तो वो अलर्ट हो जाता है और वो विक्टर को चाकू घोंपकर मार डालता है और यहाँ से भाग जाता है। और ये सब देखकर शरीफ भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब विक्टर मर चुका है और मिशन भी फेल हो गया, तो स्टेन मिशन को अबॉर्ट करके मिच रैप को वापस लौटने को कहता है, पर रैप तो रैप है, वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर को इग्नोर करके शरीफ के पीछे जाने लगता है। रैप हमीद के असिस्टेंट कमील को धमकाता है कि मुझे शरीफ की लोकेशन तक ले चलो, और बेचारा कमील काफी सीधा बच्चा है, वो ऐसा ही करता है। शरीफ के अपार्टमेंट के बाहर रैप का डॉग्स के साथ पकड़म पकड़ाई का गेम चलता है, पर रैप उन्हें एक कार में लॉक करके हमीद के फ्लैट तक पहुंच जाता है और बड़ी आसानी से हमीद और उसके गुंडों को मार देता है। रैप फिर हमीद का लैपटॉप लेकर यहाँ से निकल जाता है। हालांकि शरीफ को मारना भी मिशन का ही पार्ट था और रैप ऐसा करने में कामयाब भी रहा, पर स्टेन रैप को शाबाशी देने के बजाय उस पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि रैप ने अपनी मनमर्जी चलाई है और इसमें काफी आम लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। पर रैप स्टेन की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद जल्द ही इरीन टीम से मिलने पहुंच जाती है और स्टेन को ऑर्डर देती है मिशन को कंटिन्यू करो, क्योंकि घोस्ट के पास प्लूटोनियम तो पहले से ही था और अब उसके पास न्यूक्लियर ट्रिगर भी अवेलेबल है और वो इसे असेंबल करके जल्द ही फुल फंक्शनल न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। इरीन कंटिन्यू करती है कि घोस्ट ये काम खुद नहीं कर सकता, उसे इसके लिए एक फिजिसिस्ट की जरूरत है जो इस बॉम्ब को असेंबल करेगा। इरीन बताती है कि रैप ने जो लैपटॉप हमीद के अपार्टमेंट से हासिल किया है, उसे चेक करने पे एविडेंस मिला है कि रोम के एक बैंक अकाउंट में $2 मिलियन ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद हमें रोम के पास एक हाउसिंग प्रोजेक्ट दिखाया जाता है, जहां घोस्ट से मीटिंग के लिए ईरानियन मिनिस्टर बेहरूज भी आया हुआ है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि घोस्ट इस न्यूक्लियर वेपन को मिनिस्टर को बेचना चाहता है, जो कि इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करके तबाही मचाना चाहता है। इसके बाद स्टेन और उसकी टीम भी रोम पहुंच जाती है और ये प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे उस फिजिसिस्ट को ढूंढा जाए। तभी अनीका आकर इन्हें रिपोर्ट करती है कि मैंने बैंकिंग सिस्टम को हैक कर लिया है और जैसे ही शरीफ के अकाउंट से ट्रांसफर हुए पैसों को यहाँ वो फिजिसिस्ट विड्रॉ करेगा, हमें पता चल जाएगा और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन अनीका को मिल जाता है और बैंक से निकलने वाले लोगों के फेस मैच करने पर उस फिजिसिस्ट का पता चल जाता है और फिर ये तीनों फिजिसिस्ट का उसके होटल तक पीछा करते हैं और फिर अनीका और रैप फिजिसिस्ट के बगल वाले रूम को बुक करा लेते हैं और एक वायर कैमरा के थ्रू फिजिसिस्ट पर नजर रखते हैं। और इसी समय स्टेन होटल से बाहर गाड़ी में बैठकर बाहर नजर रख रहा होता है, पर तभी अचानक घोस्ट अपने गुंडों के साथ रैप और अनीका के रूम में पहुंच जाता है और इन्हें कूटने लगता है। पर तभी स्टेन यहाँ आकर गुंडों को मारने लगता है, पर घोस्ट यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिलकर गुंडों को ठिकाने लगा देते हैं और उस फिजिसिस्ट को पकड़ के अपनी कार की डिग्गी में डालकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद स्टेन के पूछने पर फिजिसिस्ट बता देता है कि घोस्ट ईरानियन से डील कर रहा है, पर वो बॉम्ब कहाँ पे असेंबल कर रहा है उसे इसके बारे में पता नहीं है। होटल रूम पहुंचने के बाद रैप को रियलाइज होता है कि अनीका को घोस्ट का पहले से पता है और अब रैप को अंदाजा हो जाता है कि अनीका ईरानियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रही है और रैप अनीका की खूब मार लगाता है और उसे एजेंसी के हवाले कर देता है। स्टेन रैप को बताता है कि तुम सही थे, अनीका एक ईरानियन मोल है और इसका हैंडलर आजाद असानी है, पर असानी स्टेन का पुराना दोस्त है, तो स्टेन उससे मिलने जा रहा है। हालांकि रैप भी उसके साथ जाना चाहता है, पर स्टेन कहता है कि इरीन CIA टीम और मोज़े टीम के साथ यहाँ पे आ रही है, तुम्हारा काम है उन्हें संभालना। इसके बाद स्टेन असानी से मिलने जाता है। असानी बताता है कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे जनरल रुस्तामी और डिफेंस मिनिस्टर बेहरूज का हाथ है।
और वो लोग पिछले 2 साल से न्यूक्लियर मटेरियल पाना चाहते थे। असानी बताता है कि अनीका मेरी भतीजी है और वो बहरूज की मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। स्टेन कहता है कि उनका फिजिसिस्ट हमारे पास है, वो अब वेपन तैयार नहीं कर सकते, पर असानी बताता है कि अब ये लोग उस फिजिसिस्ट की जगह पर किसी ईरानियन को यूज कर रहे हैं। असानी और कुछ बता पाता असानी की खोपड़ी में एक गोली आकर लगती है और ये काम घोस्ट का था और फिर वो स्टेन को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिच इरीन से पूछता है कि ये घोस्ट आखिर है कौन और वो स्टेन को कैसे जानता है, मगर इरीन स्टाइल में बोलती है कि ये इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है और जब तुम्हें लेवल 5 क्लियरेंस मिल जाए तब मुझसे ये सवाल पूछने आ जाना। तो मिच समझ जाता है कि ये लोग स्टेन को अबेंडन करने वाले हैं। वो लोग इवन उसे बचाने का ट्राई भी करना नहीं चाहते। इरीन ये बोलकर निकल जाती है कि अब ये मिशन सीआई और मोसैड का जॉइंट ऑपरेशन है, हम लोग अब इसे संभाल लेंगे और अब तुम्हें वापस लौटना होगा, दैट्स एन ऑर्डर। मगर मिच को तो ऑर्डर न मानने की आदत है, तो वो एक सीसीटीवी में देख लेता है कि अनीका को कुछ मोसैड एजेंट अपने साथ ले जा रहे हैं। तो वो अनीका का फोन लेकर उन एजेंट्स की कार का पीछा करके उनकी कार को ठोक देता है और फिर उन एजेंट्स को पीट पाट कर अनीका को रैप बचा लेता है। रैप अनीका को बताता है कि तुम्हारा हैंडलर असानी मारा गया और तो और मेरा बॉस स्टेन भी गायब है, कुछ तो हुआ है, हमें उसे ढूंढना होगा। इसके बाद हम स्टेन को देखते हैं जिसे घोस्ट ने कैप्चर कर रखा है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि घोस्ट का रियल नेम रॉनी है। वो स्टेन से बेहद नफरत करता है क्योंकि एक मिशन के दौरान स्टेन और उसकी टीम ने रॉनी को एनिमीज के बीच मरने के लिए छोड़ दिया था। तो फिर एनिमीज ने रॉनी को पकड़ के खूब टॉर्चर किया और एक्सट्रीम टॉर्चर के निशान रॉनी की बॉडी पे अभी भी मौजूद हैं। रॉनी स्टेन को टॉर्चर करने के दौरान बहुत पेन दे रहा है और स्टेन से उसकी टीम की लोकेशन पूछता है, पर स्टेन कुछ भी नहीं बताता। जब मिनिस्टर बहरूज रॉनी से डिमांड करता है कि अपनी इंटेरोगेशन जल्दी करो, तो घोस्ट मिनिस्टर और ईरानियंस को भी मार देता है क्योंकि ये बॉम्ब उसे खुद के लिए चाहिए था। ये सब तो उसका प्लान था और फिर घोस्ट बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। हालांकि इरीन ने रैप को यूएस लौटने को कहा था और उसने स्टेन को छुड़ाने और मिशन पूरा करने के लिए स्पेशल फोर्सेस को काम पे लगा दिया था, पर अब रैप और अनीका घोस्ट के करीब पहुंच गए हैं। तो इरीन स्पेशल फोर्सेस को ऑर्डर के तहत एक्ट करने को बोलती है। वहीं अनीका और रैप बहरूज के फोन को ट्रैक करते हुए घोस्ट के अड्डे तक पहुंच जाते हैं और अंडरग्राउंड टनल को इन्फिल्ट्रेट करने के बाद रैप और अनीका स्प्लिट हो जाते हैं। पर अनीका बहरूज को देखकर भड़क उठती है क्योंकि उसे पता है कि बहरूज उसकी अंकल की मौत का जिम्मेदार है। तो अनीका उसे शूट कर देती है और गोली की आवाज सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं और रैप भी जल्दी से गाड़ी लेकर गुंडों को कुचलता हुआ अंदर आ जाता है और फिर गुंडों को मारता हुआ स्टेन हर्ली तक पहुंच जाता है और उसे फ्री करा लेता है। पर घोस्ट बॉम्ब लेकर यहाँ से निकल चुका था। रैप उसका पीछा करता है पर घोस्ट ने अनीका को होस्टेज बना लिया था, पर अनीका घोस्ट की गन से खुद को शूट कर लेती है ताकि रैप को चांस मिल जाए कि वो अपना काम पूरा कर सके। मगर घोस्ट यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और फिर बोट लेकर यहाँ से निकलने लगता है, पर रैप बड़ी फुर्ती दिखाता हुआ इस बोट तक पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेन को अंदाजा हो जाता है कि घोस्ट का इरादा यूएस नेवी के 6th फ्लीट को उड़ाने का है। तो फिर नेवी के 6th फ्लीट को अपकमिंग न्यूक्लियर अटैक के लिए वार्न कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बोट पर घोस्ट और रैप के बीच में जमकर हाथापाई चल रही है और एंड में रैप घोस्ट को मार डालता है और फिर बोट को डाइवर्ट करके फ्लीट से दूर ले जाने की कोशिश करता है। इसके बाद स्टेन चॉपर लेकर बोट की डायरेक्शन में जाने लगता है और वो रेडियो पर बोलता है कि रैप इस बॉम्ब को ओशन में फेंक दो ताकि कम से कम तबाही हो, और फिर रैप ऐसा ही करता है। इस बार स्टेन रैप को रेस्क्यू कर लेता है और फिर कुछ ही देर बाद बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है जिससे काफी बड़ा सिंक होल क्रिएट होता है। बहुत बड़ी सुनामी भी आने लगती है जिससे 6th फ्लीट की शिप्स की हालत खराब हो जाती है। इवन बॉम्ब के आफ्टर शॉक की वजह से स्टेन हर्ले वाला हेलीकॉप्टर बैलेंस खो देता है, पर थोड़ी ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सब सेफ हैं और ये सब रैप की वजह से मुमकिन हो पाया। इसके कुछ समय बाद स्टेन भी अपनी इंजरीज से रिकवर हो जाता है, मगर अब वो लगड़ा कर चलता है। स्टेन को पता है कि रैप दुबई में मौज काट रहा है, पर वो इरीन को इसके बारे में नहीं बताता। फिर ये दोनों टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट देखते हैं जिसमें दिखाया जा रहा था कि ईरानियन जनरल अब न्यू प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। रोस्तामी क्लेम कर रहा है कि उसके पास एविडेंस है कि लास्ट न्यूक्लियर अटैक के जिम्मेदार सीआईए में मौजूद असैसिन का एक सीक्रेट ग्रुप है और अब रोस्तामी को बहाना मिल गया है। उसके पास फुल सपोर्ट है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिस्टार्ट कर सकता है। इसके बाद दुबई के एक होटल के लिफ्ट में रोस्तामी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ इंटर करता है। तो हम देखते हैं कि रैप यहाँ पहले से मौजूद है और वो ईविल स्माइल दे रहा है, यानी कि रोस्तामी के बुरे दिन आने वाले हैं क्योंकि रैप जिसके पीछे पड़ गया उसकी तो लग गई समझो। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।